नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं चंद्रकांता का 5वां भाग और इसी के साथ शुरू होता है चंद्रकांता उपन्यास का 3रा भाग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि चंद्रकांता उपन्यास 4 भागों में बटा हुआ था। देवकीनंदन खत्री जी ने उर्दू और मिर्ज़ापुरी आदि भाषाओं का भी शब्द यूज़ किए हैं। यदि आपको कोई चीज़ शायद समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शब्दों का उच्चारण पर पूरा ध्यान दिया गया है और यह कहानी आपको बिल्कुल ओरिजिनल प्रकाशन से ही सुनाई जा रही है, पूर्ण रूप से बिल्कुल भी कटी फटी नहीं है। पहला बयान। वह नाजुक औरत जिसके हाथ में किताब है और जो सब औरतों के आगे आगे आ रही है, कौन है और कहाँ की रहने वाली है, जब तक यह ना मालूम हो जाए तब तक हम उसको वन कन्या के नाम से लिखेंगे। धीरे धीरे चलकर वनकन्या जब उन पेड़ों के पास पहुंची जिधर आड़ में कुंवर वीरेंद्र सिंह और फतेह सिंह छिपे खड़े थे, तो ठहर गई और पीछे फिरकर देखा। उसके साथ एक और जवान नाजुक तथा चंचल औरत अपने हाथ में एक तस्वीर लिए हुए चल रही थी, जो वनकन्या को अपनी तरफ देखते देख आगे बढ़ गई। वनकन्या ने अपनी किताब उसके हाथ में दे दी और तस्वीर उससे ले ली। तस्वीर की तरफ देख लंबी सांस ली, साथ ही आंखें डबडबा आईं, बल्कि कई बूंद आंसुओं के भी गिर पड़े। इस बीच में कुमार की निगाह भी उस तस्वीर पर जा पड़ी। एकटक देखते रहे और जब वन कन्या बहुत दूर निकल गई तब फतेह सिंह से बातचीत करने लगे। कुमार: क्यों फतेह सिंह, यह कौन है, कुछ जानते हो? फतेह सिंह: मैं कुछ नहीं जानता, मगर इतना कह सकता हूं कि किसी राजा की लड़की है। कुमार: यह किताब जो इसके हाथ में है जरूर वही है जो मुझको तिलिस्म से मिली थी। इसको शिवदत्त के अय्यारों ने चुराया था, जिसके लिए तेज सिंह और बद्रीनाथ में बदाबदी हुई और जिसकी खोज में हमारे अय्यार लगे हुए हैं। फतेह सिंह: मगर फिर वह किताब इसके हाथ कैसे लगी? कुमार: इसका तो ताज्जुब हुई है, मगर इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात और है, शायद तुमने ख्याल नहीं किया। फतेह सिंह: नहीं, वह क्या? कुमार: वह तस्वीर भी मेरी ही है, जिसको बगल वाली औरत के हाथ से उसने लिया था। फतेह सिंह: यह तो आपने और भी आश्चर्य की बात सुनाई। कुमार: मैं तो अजब हैरानी में पड़ा हूं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या मामला है। अच्छा चलो पीछे पीछे देखें ये सब जाति कहाँ हैं। फतेह सिंह: चलिए। कुमार और फतेह सिंह उसी तरफ चले जिधर वे औरतें गई थीं। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी। फिर के देखा तो तेज सिंह पर नज़र पड़ी। ठहर गए। जब पास पहुंचे उन्हें घबराए हुए और बेदवास देखकर पूछा, क्यों, क्या है जो ऐसी सूरत बनाए हो? तेज सिंह ने कहा, है क्या, बस हम आपसे जिंदगी भर के लिए जुदा होते हैं। इससे ज़्यादा ना बोल सके, गला भर आया। आंखों से आंसुओं की बूंदें टपाटप गिरने लगीं। तेज सिंह की अधूरी बात सुन और उनकी ऐसी हालत देख कुमार भी बेचैन हो गए, मगर यह कुछ भी ना जान पड़ा कि तेज सिंह के इस तरह बेदिल होने का क्या सबब है। फतेह सिंह ने इनकी यह दशा देखी ना गई। अपने रूमाल से दोनों की आंखें पोंछीं। इसके बाद तेज सिंह से पूछा, आपकी ऐसी हालत क्यों हो रही है? कुछ मुंह से तो कहिए, क्या सबब है जो जन्म भर के लिए आप कुमार से विदा होंगे? तेज सिंह ने अपने को संभाल कर कहा, तिलिस्मी किताब हम लोगों के हाथ न लगी और न मिलने की कोई उम्मीद है, इसलिए अपने कॉल पर सिर मुड़ाकर निकल जाना पड़ेगा। इसका जवाब कुंवर वीरेंद्र सिंह और फतेह सिंह कुछ दिया ही चाहते थे कि देवी सिंह और पंडित जगन्नाथ जोशी भी घूमते हुए आ पहुंचे। जोशी जी ने पुकार कर कहा, तेज सिंह घबराइए मत, अगर आपको किताब ना मिली तो उन लोगों के पास भी ना रही। जो मैंने पहले कहा था वही हुआ, उस किताब को कोई तीसरा ही ले गया। अब तेज सिंह का जी कुछ ठिकाने हुआ। कुमार ने कहा, वाह खूब, आप भी रोए और मुझको भी रुलाया। जिसके हाथ में किताब पहुंची उसे मैंने देखा, मगर उसका हाल कहने का कुछ मौका तो मिला नहीं, तुम पहले से ही रोने लगे। इतना कह के कुमार ने उस तरफ देखा जिधर वे औरतें गई थीं, मगर कुछ दिखाई ना पड़ा। तेज सिंह ने घबराकर कहा, आपने किसके हाथ में किताब देखी? वह आदमी कहाँ है? कुमार ने जवाब दिया, मैं क्या बताऊं कहाँ है, चलो उस तरफ शायद दिखाई दे जाए। हाय विपद पर विपद बढ़ती ही जाती है। आगे आगे कुमार और पीछे पीछे तीनों अय्यार और फतेह सिंह उस तरफ चले जिधर वे औरतें गई थीं, मगर तेज सिंह और जोशी जी हैरान थे कि कुमार किसको खोज रहे हैं। वह किताब किसके हाथ लगी, या जब देखा ही था तो छीन क्यों न लिया। कई दफ़े चाहा कि कुमार से इन सब बातों को पूछें, मगर
उनको घबराए हुए इधर उधर देखते और लंबी लंबी सांसें लेते देख तेज सिंह ने कुछ न पूछा। पहर भर तक कुमार ने चारों तरफ खोजा मगर फिर उन औरतों पर निगाह ना पड़ी। आखिर आंखें डबडबा आईं और एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तेज सिंह ने पूछा, आप कुछ खुलासा कहिए भी कि क्या मामला है। कुमार ने कहा, अब इस जगह कुछ न कहेंगे, लश्कर में चलो, फिर जो कुछ है सुन लेना। सब कोई लश्कर में पहुंचे। कुमार ने कहा, पहले तिलिस्मी खंडर में चलो, देखें बद्रीनाथ की क्या कैफियत है। यह कह खंडर की तरफ चले। अय्यार सब पीछे पीछे रवाना हुए। खंडर के दरवाजे के अंदर पैर रखा ही था कि सामने से पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल वगैरह आते दिखाई पड़े। कुमार, यह देखो वह लोग तो इधर ही चले आ रहे हैं, मगर हैं यह बद्रीनाथ छूट कैसे गए। तेज सिंह, बड़े ताज्जुब की बात है। देवी सिंह, कहीं किताब उन लोगों के हाथ तो नहीं लग गई, मगर ऐसा हुआ तो बड़ी मुश्किल होगी। फतेह सिंह, इससे निश्चिंत रहो, वह किताब इनके हाथ अब नहीं लगी। हाँ, आगे मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर हुई है, वह दूसरे के हाथ में देखी जा चुकी है। इतने में बद्रीनाथ वगैरह पास आ गए। पन्नालाल ने पुकार के कहा, क्यों तेज सिंह, अब तो हार गए ना। तेज सिंह, हम क्यों हारे। बद्रीनाथ, क्यों नहीं हारे, हम भी छूट गए और किताब भी ना दी। तेज सिंह, किताब तो हम पा गए, तुम चाहो आपसे आप छूटो या मेरे छुड़ाने से छूटो। किताब पाना ही हमारा जीतना हो गया। अब तुमको चाहिए कि महाराज शिवदत्त को छोड़कर कुमार के साथ रहो। बद्रीनाथ, हमको वह किताब दिखा दो, हम अभी ताबेदारी कबूल करते हैं। तेज सिंह, तो तुम ही क्यों नहीं दिखा देते, जब तुम्हारे पास नहीं है तो साबित हो गया कि हम पा गए। बद्रीनाथ, बस बस, हम बेफिक्र हो गए, तुम्हारी बातचीत से मालूम हो गया कि तुमने किताब नहीं पाई और उसे कोई तीसरा ही उड़ा ले गया। अभी तक हम डरे हुए थे। देवी सिंह, फिर आखिर हारा कौन, यह भी तो कहो। बद्रीनाथ, कोई भी नहीं हारा। कुमार, अच्छा यह कहो तुम छूटे कैसे। बद्रीनाथ, बस ईश्वर ने छुड़ा दिया, जानबूझ के कोई तरकीब नहीं की गई। पन्नालाल ने उसके सिर पर एक लकड़ी रखी, उस पत्थर के आदमी ने मुझको छोड़ लकड़ी पकड़ ली, बस मैं छूट गया। उसके हाथ में वह लकड़ी अभी तक मौजूद है। कुमार, अच्छा हुआ दोनों की ही बात रह गई। बद्रीनाथ, कुमार, मेरा जी तो चाहता है कि आपके साथ रहूं, मगर क्या करूं, नमक हरामी नहीं कर सकता, कोई तो सबब होना चाहिए। अब मुझे आज्ञा दो तो विदा होऊं। कुमार, अच्छा जाओ। जोशी जी, अच्छा हमारी तरफ नहीं होते तो ना सही, मगर अय्यारी तो बंद करो। तेज सिंह, वाह जोशी जी, आखिर वेद पार्टी ही रहे, अय्यारी से क्या डरना, ये लोग जितना चाहे जोर लगा लें। पन्नालाल, खैर देखा जाएगा, अभी तो जाते हैं, जय माँ की। तेज सिंह, जय माँ की। बद्रीनाथ वगैरह वहां से चले गए। फिर कुमार भी तिलिस्म में ना गए और अपने डेरे में चले आए। रात को कुमार के डेरे में सब अय्यार और फतेह सिंह इकट्ठे हुए। दरबानों को हुक्म दे दिया कि कोई अंदर ना आने पावे। तेज सिंह ने कुमार से पूछा, अब बताइए, किताब किसमें हाथ में देखी थी, वह कौन है, और आपने किताब लेने की कोशिश क्यों ना की। कुमार ने जवाब दिया, यह तो मैं नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन जो भी हो, अगर कुमारी चंद्रकांता से बढ़ के नहीं है तो किसी तरह कम भी नहीं है। उसके हुस्न ने उससे किताब छीनने ना दिया। तेज सिंह ताज्जुब से, कुमारी चंद्रकांता से और उस किताब से क्या संबंध, खुलासा कहिए तो कुछ हाल मालूम हो। कुमार, क्या कहें, हमारी तो अजब हालत है। ऊंची सांस लेकर चुप हो रहे। तेज सिंह, आपकी तो विचित्र ही दशा हो रही है, कुछ समझ में नहीं आता। फतेह सिंह की तरफ देख के, आप तो इनके साथ थे, आप ही खुलासा हाल कहिए। यह तो 12 दफ़े लंबी सांस लेंगे तो 1.5 बात कहेंगे। जगह जगह तो इनको इश्क पैदा होता है, एक बला से छूटे नहीं, दूसरी खरीदने को तैयार हो गए। फतेह सिंह ने सब हाल खुलासा कह सुनाया। तेज सिंह बहुत हैरान हुए कि वह कौन थी और उसने कुमार को पहले कब देखा, कब आशिक हुई और तस्वीर कैसे उतरवा मंगाई। जोशी जी ने कई दफ़े रमल फेंका मगर खुलासा हाल मालूम ना हो सका। हाँ, इतना कहा कि किसी राजा की लड़की है। आधी रात तक सब कोई बैठे रहे मगर कोई काम ना हुआ। आखिर यह बात ठहरी कि जिस तरह बने उन औरतों को ढूंढना चाहिए। सब कोई अपने डेरे में आराम करने चले गए। रात भर कुमार को बनकन्या की याद ने सोने न दिया। कभी भोली सूरत याद करते, कभी उसकी आंखों से गिरे हुए आंसुओं के ध्यान में डूबे रहते। इसी तरह करवटें बदलते और लंबी सांस लेते रात बीत गई, बल्कि घंटा भर दिन चढ़ आया।
पर कुमार अपने पलंग से न उठे। तेज सिंह ने आकर देखा तो कुमार चादर से मुंह लपेटे पड़े हैं। मुंह की तरफ का कपड़ा बिल्कुल गीला हो रहा है। दिल में समझ गए कि वनकन्या का इश्क पूरे तौर पर असर कर गया है। इस वक्त नसीहत करना भी उचित नहीं। आवाज़ दिया, आप सोते हैं या जागते हैं? कुमार मुंह खोलकर, नहीं जागते तो हैं। तेज सिंह, तो फिर उठे क्यों नहीं? आप तो रोज सवेरे ही स्नान पूजा से छुट्टी कर लेते हैं, आज क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, कहते हुए कुमार उठ बैठे। जल्दी जल्दी स्नान से छुट्टी पाकर भोजन किया। तेज सिंह वगैरह इनके पहले ही सब कामों से निश्चिंत हो चुके थे। उन लोगों ने भी कुछ भोजन कर लिया और उन औरतों को ढूंढने के लिए जंगल में जाने को तैयार हुए। कुमार ने कहा, हम भी चलेंगे। सभी ने समझाया कि आप चलकर क्या करेंगे, हम लोग पता लगाते हैं। आपके चलने से हमारे काम में हर्ज होगा। मगर कुमार ने कहा, कोई हर्ज ना होगा। हम फतेह सिंह को अपने साथ लेते चलते हैं, तुम्हारा जहाँ जी चाहे घूमना। हम इनके साथ इधर उधर फिरेंगे। तेज सिंह ने फिर समझाया कि कहीं शिवदत्त के अय्यार लोग आपको धोखे में ना फंसा लें। मगर कुमार ने एक ना मानी। आखिर लाचार होकर कुमार और फतेह सिंह को साथ ले जंगल की तरफ रवाना हुए। थोड़ी दूर जंगल में जाकर उन दोनों को एक जगह बैठाकर तीनों अय्यार अलग अलग उन औरतों की खोज में रवाना हुए। अय्यारों के चले जाने पर कुंवर वीरेंद्र सिंह फतेह सिंह से बातें करने लगे, मगर सिवाय वनकन्या के कोई दूसरा जिक्र जुबान पर कुमार की ना चढ़ता था। दूसरा बयान। कुंवर वीरेंद्र सिंह बैठे फतेह सिंह से बातें कर रहे थे कि एक मालिन, जो जवान और कुछ खूबसूरत भी थी, हाथ में जंगली फूलों की डाली लिए कुमार के बगल से इस तरह निकली जैसे उसको यह मालूम नहीं है कि यहाँ कोई है। मुंह से कहती जाती, आज जंगली फूलों का गहना बनाने में देर हो गई, जरूर कुमारी खफा होंगी, देखें क्या दुर्दशा होती है। इस बात को दोनों ने सुना। कुमार ने फतेह सिंह से कहा, मालूम होता है यह उन्हीं की मालिन है, इसको बुला के पूछो तो सही। फतेह सिंह ने आवाज़ दी। उसने चौंक कर पीछे देखा। फतेह सिंह ने पूछा, तू कौन है और फूलों के गहने किसके वास्ते लिए जा रही है? उसने जवाब दिया, मैं मालिन हूँ, यह नहीं कह सकती कि किसके यहाँ रहती हूँ और ये फूलों के गहने किसके वास्ते लिए जाती हूँ। आप मुझको छोड़ दें, मैं बड़ी गरीब हूँ, मेरे मरने से कुछ हाथ ना लगेगा, हाथ जोड़ती हूँ, मेरी जान मत लीजिए। ऐसी ऐसी बातें कह मालिन रोने और गिड़गिड़ाने लगी। फूलों की डालियाँ आगे रखी हुई थी जिसकी तेज खुशबू फैल रही थी। इतने में एक नकाबपोश वहां आ पहुंचा और कुमार की तरफ मुंह करके बोला, आप इसके फेर में ना पड़ें, यह अय्यार है, अगर थोड़ी देर और फूलों की खुशबू दिमाग में चढ़ेगी तो आप बेहोश हो जाएंगे। उस नकाबपोश ने इतना ही कहा था कि वह मालिन उठकर भागने लगी, मगर फतेह सिंह ने झट हाथ पकड़ लिया। सवार उसी वक्त चला गया। कुमार ने फतेह सिंह से कहा, मालूम नहीं सवार कौन है और मेरे साथ यह नेकी करने की उसको क्या ज़रूरत थी? फतेह सिंह ने जवाब दिया, इसका हाल मालूम होना मुश्किल है, क्योंकि यह खुद अपने को छुपा रहा है। खैर जो हो, यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। देखिए, अगर यह सवार ना आता तो हम लोग फंस ही चुके थे। कुमार ने कहा, तुम्हारा यह कहना बहुत ठीक है। खैर अब चलो और इसको अपने साथ लेते चलो, वहाँ चलकर पूछ लेंगे कि यह कौन है। जब कुमार अपने खेमे में फतेह सिंह और उस अय्यार को लिए हुए पहुँचे तो बोले, अब इससे पूछो इसका नाम क्या है। फतेह सिंह ने जवाब दिया, भला यह ठीक ठीक अपना नाम क्यों बतावेगा? देखिए मैं अभी मालूम किए लेता हूँ। फतेह सिंह ने गर्म पानी मंगवाकर उस अय्यार का मुंह धुलवाया। सब साफ पहचान गए कि यह पंडित बद्रीनाथ हैं। कुमार ने पूछा, क्यों, अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? बद्रीनाथ ने जवाब दिया, जो मुनासिब हो कीजिए। कुमार ने फतेह सिंह से कहा, इनकी तुम हिफाजत करो, जब तेज सिंह आवेंगे तो वही इनका फैसला करेंगे। यह सुन फतेह सिंह बद्रीनाथ को ले अपने खेमे में चले गए। शाम बल्कि कुछ रात बीते तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी लौटकर आए और कुमार के खेमे में गए। उन्होंने पूछा, कहो कुछ पता लगा? तेज सिंह, कुछ पता ना लगा, दिन भर परेशान हुए मगर कोई काम ना चला। कुमार ऊंची सांस लेकर, फिर अब क्या किया जाए? तेज सिंह, किया क्या जाएगा, आजकल में पता लगेगा ही। कुमार, हमने भी एक अय्यार को गिरफ्तार किया है। तेज सिंह, हैं, किसको, वह कहाँ है? कुमार, फतेह सिंह के पहरे में है, उसको बुला के देखो कौन है। देवी सिंह को भेज फतेह सिंह को मैं अय्यार के बुलवाया। जब बद्रीनाथ की सूरत देखी तो खुश हो गए और बोले, क्यों, अब क्या इरादा है? बद्रीनाथ, इरादा जो पहले था वही अब भी है।
तेज सिंह, अब भी शिवदत्त का साथ छोड़ोगे या नहीं? बद्रीनाथ, महाराज शिवदत्त का साथ क्यों छोड़ने लगे? तेज सिंह, तो फिर कैद हो जाओगे? बद्रीनाथ, चाहे जो हो। तेज सिंह, यह ना समझना कि तुम्हारे साथी लोग छुड़ा ले जाएंगे, हमारा कैद खाना ऐसा नहीं है। बद्रीनाथ, उस कैद खाने का हाल भी मालूम है, वहां भेजो भी तो सही। देवी सिंह, वारे निडर। तेज सिंह ने फतेह सिंह से कहा, इनके ऊपर सख्त पहरा मुकर्रर कीजिए, अब रात हो गई है, कल इनको बड़े घर पहुंचाया जाएगा। फतेह सिंह ने अपने मातहत सिपाहियों को बुलवाकर बद्रीनाथ को उनके सुपुर्द कर दिया। इतने में ही चौबदार ने आकर एक चिट्ठी उनके हाथ में दी और कहा कि एक नकाबपोश सवार बाहर हाजिर है, जिसने यह चिट्ठी राजकुमार को देने के लिए दी है। तेज सिंह ने लिफाफे को देखा, यह लिखा हुआ था, कुंवर वीरेंद्र सिंह जी के चरण कमलों में। तेज सिंह ने कुमार के हाथ में दिया। उन्होंने खोलकर पढ़ा, सुख संपत्ति सब त्यागहो जिनके हेत, वे निर्मोही ऐसे सुदेहु न लेत। राज छोड़ न बन जोगी भसम रमाए, विरह अनल की धूनी तापत हाय। कोई वियोगिनी। पढ़ते ही आंखें डबडबा आईं। बंधे गले से अटक कर बोले, उसको अंदर बुलाओ जो चिट्ठी लाया है। हुक्म पाते ही चौबदार उस नकाबपोश सवार को लेने बाहर गया, मगर तुरंत वापस आकर बोला, वह सवार तो मालूम नहीं कहाँ चला गया। यह बात को सुनते ही कुमार के जी को कितना दुख हुआ वे ही जानते होंगे। यह चिट्ठी तेज सिंह के हाथ में दे दी। उन्होंने भी पढ़ी। कहा, इसके पढ़ने से मालूम होता है कि यह चिट्ठी उसी ने भेजी है जिसकी मोहब्बत में दिन भर हम लोग हैरान हुए, और यह तो साफ ही है कि वह भी आपकी मोहब्बत में डूबी हुई है। फिर आपको इतना रंज न करना चाहिए। कुमार ने कहा, इसी चिट्ठी ने तो इश्क की आग में घी का काम किया। उसका ख्याल और भी बढ़ गया, घट कैसे सकता है। खैर अब जाओ, तुम लोग भी आराम करो, कल जो होगा देखा जाएगा। तीसरा बयान। कल की रात से आज की रात कुमार को और भी भारी गुजरी। बार बार उस बरवे को पढ़ते रहे। सवेरा होते ही उठे, स्नान पूजा कर जंगल में जाने के लिए तेज सिंह को बुलाया। वे भी आए। आज फिर तेज सिंह ने मना किया, मगर कुमार ने न माना। तब तेज सिंह ने उन तिलिस्मी फूलों में से गुलाब का फूल पानी में घिसकर कुमार और फतेह सिंह को पिलाया और कहा कि अब जहाँ जी चाहे घूमिए, कोई बेहोश करके आपको नहीं ले जा सकता। हाँ, जबरदस्ती पकड़ ले तो मैं कह नहीं सकता। कुमार ने कहा, ऐसा कौन है जो मुझको जबरदस्ती पकड़ ले। पांचों आदमी जंगल में गए। कुछ दूर कुमार और फतेह सिंह को छोड़ तीनों अय्यार अलग अलग हो गए। कुंवर वीरेंद्र सिंह फतेह सिंह के साथ इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते कुमार बहुत दूर निकल गए। देखा कि दो नकाबपोश सवार सामने से आ रहे हैं। जब कुमार से थोड़ी दूर रह गए तो एक सवार घोड़े पर से उतर पड़ा और जमीन पर कुछ रख के फिर सवार हो गया। कुमार उसकी तरफ बढ़े। जब पास पहुंचे तो वे दोनों सवार यह कह के चले गए कि इस किताब और चिट्ठी को ले लीजिए। कुमार ने पास जाकर देखा तो वही तिलिस्मी किताब नजर पड़ी। उसके ऊपर एक चिट्ठी और बगल में एक कलम दावात कागज भी मौजूद पाया। कुमार ने खुशी खुशी उस किताब को उठा लिया और फतेह सिंह की तरफ देख के बोले, यह किताब देकर सवार दोनों चले गए क्यों, सो को समझ में नहीं आता, मगर बोली से मालूम होता है कि वह सवार औरत है जिसने मुझे किताब उठा लेने के लिए कहा। देखें चिट्ठी में क्या लिखा है। यह कह चिट्ठी खोल पढ़ने लगे। यह लिखा था, मेरा जी तुमसे अटका है और जिसको तुम चाहते हो वह बेचारी तिलिस्म में फंसी है। अगर उसको किसी तरह की तकलीफ होगी तो तुम्हारा जी दुखी होगा। तुम्हारी खुशी से मुझको भी खुशी है। यह समझकर किताब तुम्हारे हवाले करती हूँ। खुशी से तिलिस्म तोड़ो और चंद्रकांता को छुड़ाओ, मगर मुझको भूल न जाना। तुम्हें उसी की कसम है जिसको ज़्यादा चाहते हो। इस चिट्ठी का जवाब लिखकर उसी जगह रख देना जहाँ से किताब उठाओगे। कोई वियोगिनी। चिट्ठी पढ़कर कुमार ने तुरंत उसका यह जवाब लिखा, इस तिलिस्मी किताब को हाथ में लिए मैंने जिस वक्त तुमको देखा उसी वक्त से तुम्हारे मिलने को जी तरस रहा है। मैं उस दिन अपने को बड़ा भाग्यवान जानूंगा जिस दिन मेरी आंखें दोनों प्रेमियों को देख देख ठंडी होंगी, मगर तुमको तो मेरी सूरत से नफरत है। तुम्हारा वीरेंद्र। जवाब लिखकर कुमार ने उसी जगह रख दिया। ये दोनों सवार दूर खड़े दिखाई दिए। कुमार देर तक खड़े राह देखते रहे, मगर वे नज़दीक ना आए। जब कुमार कुछ दूर हट गए
तब उनमें से एक ने आकर चिट्ठी का जवाब उठा लिया और देखते देखते नज़रों की ओट हो गया। कुमार भी फतेह सिंह के साथ लश्कर में आए। कुछ रात गए तेज सिंह वगैरह भी वापस आकर कुमार के खेमे में इकट्ठे हुए। तेज सिंह ने कहा, आज भी किसी का पता ना लगा। हाँ, कई नकाबपोश सवारों को इधर उधर घूमते जरूर देखा। मैंने चाहा कि उनका पता लगाऊं मगर ना हो सका, क्योंकि वे लोग भी चालाकी से घूमते थे। मगर कल जरूर हम उन लोगों का पता लगा लेंगे। कुमार ने कहा, देखो, तुम्हारे किए कुछ न हुआ, मगर मैंने कैसी अय्यारी की कि खोई हुई चीज को ढूंढ निकाला। देखो यह तिलिस्मी किताब। यह कहकर कुमार ने किताब तेज सिंह के आगे रख दी। तेज सिंह ने कहा, आप जो कुछ अय्यारी करेंगे वह तो मालूम ही है, मगर यह बताइए कि किताब कैसे हाथ लगी। जो बात होती है ताज्जुब से। कुमार ने बिल्कुल हाल किताब पाने का कह सुनाया। तब वह चीठी दिखाई और जो कुछ जवाब लिखा था वह भी कहा। जोशी जी ने कहा, क्यों ना हो, फिर तो बड़े घर की लड़की है। किसी तरह से कुमार को दुख देना पसंद ना किया। सिवाय इसके चिट्ठी पढ़ने से यह भी मालूम होता है कि वह कुमार के पूरे पूरे हाल से वाकिफ है, मगर हम लोग बिल्कुल नहीं जान सकते कि वह कौन है। कुमार ने कहा, इसकी शर्म तो तेज सिंह को आनी चाहिए कि इतने बड़े अय्यार होकर दो चार औरतों का पता नहीं लगा सकते। तेज सिंह, पता तो ऐसा लगावेंगे कि आप भी खुश हो जाएंगे, मगर अब किताब मिल गई है तो पहले तिलिस्म के काम से छुट्टी पा लेनी चाहिए। कुमार, तब तक क्या वे सब बैठी रहेंगी? तेज सिंह, क्या अब आपको कुमारी चंद्रकांता की फिक्र ना रही? कुमार, क्यों नहीं, कुमारी की मोहब्बत तो मेरे नस नस में घुसी है, मगर तुम भी तो इंसाफ करो कि इसकी मोहब्बत मेरे साथ कैसी सच्ची है। यहाँ तक कि मेरे ही सबब से कुमारी चंद्रकांता को मुझसे भी बढ़ के समझ रखा है। तेज सिंह, हम यह तो नहीं कह सकते कि उसकी मोहब्बत की तरफ ख्याल ना करें, मगर तिलिस्म का भी तो ख्याल होना चाहिए। कुमार, तो ऐसा करो जिसमें दोनों काम चलें। तेज सिंह, ऐसा ही होगा। दिन को तिलिस्म तोड़ने का काम करेंगे, रात को उन लोगों का पता लगावेंगे। आज की रात फिर उसी तरह काटी। सवेरे मामूली कामों से छुट्टी पाकर कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और जोशी जी तिलिस्म में घुसे। तिलिस्मी किताब साथ थी। जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ था उसी तरह ये लोग तिलिस्म तोड़ने लगे। तिलिस्मी किताब में पहले ही यह लिखा हुआ था कि तिलिस्म तोड़ने वाले को चाहिए कि जब पहर दिन बाकी रहे तिलिस्म से बाहर हो जाए और उसके बाद कोई काम तिलिस्म तोड़ने का ना करे। चौथा बयान। तिलिस्मी खंडर में घुसकर पहले वे उस दालान में गए जहां पत्थर के चबूतरे पर पत्थर का आदमी सोया था। कुमार ने इसी जगह से तिलिस्म तोड़ने में हाथ लगाया। जिस चबूतरे पर पत्थर का आदमी सोया था उसके सिराहने की तरफ 5 हाथ हटकर कुमार ने अपने हाथ से जमीन खोदी। गज भर खोदने के बाद एक सफ़ेद पत्थर की चट्टान, जिसमें उठाने के लिए लोहे की मजबूत कड़ी लगी हुई थी, दिखाई पड़ी। कड़ी में हाथ डाल के पत्थर उठाकर बाहर किया। तहखाना मालूम पड़ा, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। तेज सिंह ने मशाल बाल की। उसी की रोशनी से सब कोई नीचे उतरे। खूब खुलासी कोठड़ी देखी, कहीं गर्द या कूड़े का नाम निशान नहीं। बीच में संगमरमर पत्थर की खूबसूरत पुतली एक हाथ में कांटी दूसरे में हथौड़ी लिए खड़ी थी। कुमार ने उसके हाथ से हथौड़ी कांटी लेकर उसी के बाएं कान में कांटी डाल हथौड़ी से ठोंक दी। साथ ही उस पुतली के होंठ हिलने लगे और उसमें से बाजी की सी आवाज आने लगी। मालूम होता था मानो वह पुतली गा रही है। थोड़ी देर तक यह कैफियत रही। यकायक पुतली के बाएं दाहिने दोनों अंग के 2 टुकड़े हो गए और उसके पेट में से 8 अंगुल का छोटा सा गुलाब का पेड़, जिसमें कई फूल भी लगे हुए थे और डाल में एक ताली लटक रही थी, निकला। साथ ही उसके एक छोटा सा तांबे का पत्र भी मिला जिस पर कुछ लिखा हुआ था। कुमार ने उसे पढ़ा। इस पेड़ को हमारे यहाँ के वैद्य अजायब दत्त ने मसाले से बनाया है। इन फूलों में से बराबर गुलाब की खुशबू निकलकर दूर दूर तक फैला करेगी। दरबार में रखने के लिए यह एक नायाब पौधा सौगात के तौर पर वैद्य जी ने तुम्हारे वास्ते रखा है। इसको पढ़कर कुमार बहुत खुश हुए और जोशी जी की तरफ देखकर बोले, यह बहुत अच्छी चीज़ मुझको मिली। देखिए इस वक्त भी इसमें से कैसी अच्छी खुशबू निकलकर फैल रही है। तेज सिंह, इसमें तो कोई शक नहीं। देवी सिंह, एक से एक बढ़कर कारीगरी दिखाई पड़ती है। अभी कुमार बात ही कर रहे थे कि कोठरी के एक तरफ का दरवाज़ा खुल गया।
अंधेरी कोठरी में अभी तक इन लोगों ने कोई दरवाज़ा या उसका निशान नहीं देखा था, पर इस दरवाजे के खुलने से कोठरी में बखूबी रोशनी हुई। मशाल बुझा दी गई और ये लोग उस दरवाजे की राह से बाहर हुए। एक छोटा सा खूबसूरत बाग देखा। यह बाग वही था जिसमें चपला आई थी और जिसका हाल हम दूसरे हिस्से में लिख चुके हैं। बमूजिब लिखे तिलिस्मी किताब के कुमार ने उस ताली में से एक रस्सी बांधी जो पुतली के पेट में निकली थी। रस्सी हाथ में थाम ताली को जमीन में घसीटते हुए कुमार बाग में घूमने लगे। हर एक रविशों और क्यारियों में घूमते हुए एक फौरे के पास ताली जमीन से चिपक गई। उसी जगह वे लोग भी ठहर गए। कुमार के कहे मुताबिक सबों ने उस जमीन को खोदना शुरू किया। 2-3 हाथ खोदा ही था कि जोशी जी ने कहा, अब पहर भर दिन बाकी रह गया, तिलिस्म से बाहर होना चाहिए। कुमार ने ताली उठा ली और चारों आदमी कोठरी की राह से होते हुए ऊपर चढ़े के दालान में पहुंचे, जहां चबूतरे पर पत्थर का आदमी सोया था। उसके सिराहने की तरफ जा जमीन खोद कर जो पत्थर की चट्टान निकली थी उसी को उलटकर तहखाने के मुंह पर ढांप दिया। उसके दोनों तरफ उठाने के लिए कड़ी लगी हुई थी और उल्टी तरफ एक ताला भी बना हुआ था। उसी ताली में जो पुतली के पेट से निकली थी यह ताला भी बंद कर दिया गया। चारों आदमी खंडर से निकल कुमार के खेमे में आए। थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी कुमार से कह के वन कन्या की टोह में जंगल की तरफ रवाना हुए। इस समय दिन अनुमान 2 घंटे बाकी होगा। ये तीनों अय्यार थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक नकाबपोश सवार आता हुआ दिखाई दिया। देवी सिंह वगैरह पेड़ों की आड़ दिए उसी के पीछे पीछे रवाना हुए। वह सवार कुछ पश्चिम हटता हुआ सीधे चुनार की तरफ जा रहा था। कई दफ़े रास्ते में रुका, पीछे फिर कर देखा और फिर आगे बढ़ा। सूरज अस्त हो गया। अंधेरी रात में अपना दखल कर लिया। घना जंगल अंधेरी रात में डरावना मालूम होने लगा। अब ये तीनों अय्यार सूखे पत्तों की आवाज़ पर जो टापों के पड़ने से होती थी जाने लगे। घंटे भर रात जाते जाते एक जंगल के किनारे पहुंचे। नकाबपोश सवार घोड़े से उतर पड़ा। उस जगह बहुत से घोड़े बंधे थे, वहीं अपना घोड़ा भी बांध दिया। एक तरफ घास का ढेर लगा हुआ था, उसमें से घास उठाकर घोड़े के आगे रख दी और वहां से पैदल रवाना हुआ। उस नकाबपोश के पीछे पीछे चलते हुए ये तीनों अय्यार पहर रात बीते गंगा किनारे पहुंचे। दूर से जल में 2 रोशनियां दिखाई पड़ी। मालूम होता था जैसे 2 चंद्रमा गंगा जी में उतर आए हैं। सफ़ेद रोशनी जल पर फैल रही थी। जब पास पहुंचे देखा कि एक सजी हुई नाव पर कई खूबसूरत औरतें बैठी हैं। बीच में ऊंची गद्दी पर एक कमसिन नाजुक औरत जिसका रोआब देखने वालों पर छा रहा है बैठी है। चांद सा चेहरा दूर से चमक रहा है। दोनों तरफ 2 महताब जल रहे हैं। नकाबपोश ने किनारे पहुंचकर जोर से सीटी बजाई। साथ ही उस नाव में से भी इसी तरह सीटी की आवाज़ आई जैसे किसी ने जवाब दिया हो। उन औरतों में से जो उस पर बैठी थीं 2 औरतें उठ खड़ी हुईं और किनारे नीचे उतर एक डोंगी जो उस नाव के साथ बंधी हुई थी खोलकर किनारे ला नकाबपोश को उस पर चढ़ा ले गईं। अब ये तीनों अय्यार आपस में बातें करने लगे। तेज सिंह, वाह, इस नाव पर छूटते हुए 2 महताबों के बीच ये औरतें कैसी भली मालूम होती हैं। जोशी जी, परियों का अखाड़ा मालूम होता है, चलो तैर के उनके पास चलें। देवी सिंह, जोशी जी, कहीं ऐसा ना हो कि परियां आपको उड़ा ले जाएं, फिर हमारी मंडली में एक दोस्त कम हो जाएगा। तेज सिंह, मैं जहां तक ख्याल करता हूं यह उन्हीं लोगों की मंडली है जिन्हें कुम्हार ने देखा था। देवी सिंह, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जोशी जी, तो तैर के चलते क्यों नहीं? तुम तो जल से ऐसा डरते हो जैसे कोई बुढ़ा अफियूनी डरता हो। देवी सिंह, फिर तुम्हारे साथ आने से क्या फ़ायदा हुआ? तुम्हारी तो बड़ी तारीफ सुनते हैं कि जोशी जी ऐसे हैं वैसे हैं, पहिया हैं, चरखे हैं, मगर कुछ नहीं, एक अदनी सी मंडली का पता नहीं लगा सकते। जोशी जी, मैं क्या खाक बताऊं? ये लोग तो मुझसे भी ज़्यादा उस्ताद मालूम होते हैं। सभी ने अपने अपने नाम ही बदल दिए हैं। असल नाम का पता लगाना चाहते हैं तो अजीब अजीब नामों का पता लगता है। किसी का नाम वियोगिनी, किसी का योगिनी, किसी का भूतनी, किसी का डाकिनी। भला बताइए, क्या मैं मान लूँ इन लोगों के यही नाम हैं? तेज सिंह, तो इन लोगों ने अपना नाम क्यों बदल लिया? जोशी जी, हम लोगों को उल्लू बनाने के लिए। देवी सिंह,
अच्छा नाम जाने दीजिए, इनके मकान का पता लगाइए। जोशी जी, मकान के बारे में जब रमल से दरियाफ्त करते हैं तो मालूम होता है कि इन लोगों का मकान जल में है। तो क्या हम समझ लें कि ये लोग जलवासी अर्थात मछली हैं? तेज सिंह, यह तो ठीक ही है, देखिए जलवासी हैं कि नहीं। जोशी जी, भाई सुनो, रमल के काम में ये चारों पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी और आग हमेशा विघ्न डालते हैं। अगर कोई आदमी जोशी या रमल को छकाना चाहे तो इन चारों के हेरफेर से खूब ही छका सकता है। जोशी बेचारा खाक ना कर सके, पोथी पत्रा बेगारी का बोझ हो जाए। तेज सिंह, यह कैसे? खुलासा बताओ तो कुछ हम लोग भी समझें, वक्त पर काम ही आवेगा। जोशी जी, बता देंगे, इस वक्त जिस काम को आए हो वह करो। चलो तैर के चलें। ये तीनों अय्यार तैरकर नाव के पास जाने लगे। बटुआ अय्यारी का कमर में बांध कपड़ा लत्ता किनारे रख जल में उतर गए, मगर जो ही 2 हाथ गए होंगे कि पीछे से सीटी की आवाज आई। साथ ही नाव पर जो महताब जल रहे थे बुझ गए, जैसे किसी ने उन्हें जल्दी से जल में फेंक दिया हो। अब बिल्कुल अंधेरा हो गया, नाव नजरों से छिप गई। देवी सिंह ने कहा, लीजिए चलिए तैर के। तेज सिंह, ये सब बड़ी शैतान मालूम होती हैं। जोशी जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब की सब आफत हैं। अब आपको मालूम हुआ ना कि मैं सच कहता था। इन लोगों ने हमारे नजूम को मिट्टी कर दिया। देवी सिंह, चलिए किनारे, इन्होंने बेडब छकाया। मालूम होता है किनारे पर कोई पहरे वाला खड़ा देखता था। जब हम लोग तैर के जाने लगे उसने सीटी बजाई, बस अंधेरा हो गया, पहले ही से इशारा बंधा हुआ था। जोशी जी, इस नालायक को क्या सूझी कि जब हम लोग पानी में उतर चुके तब सीटी बजाई, पहले ही बजाता तो हम लोग क्यों भीगते। वे तीनों अय्यार लौटकर किनारे आए। पहनने के वास्ते अपना अपना कपड़ा खोजते हैं तो मिलता ही नहीं। देवी सिंह, जोशी जी पालगी, लीजिए कपड़े भी गायब हो गए। हाय, इस वक्त अगर इन लोगों में से किसी को पाऊं तो कच्चा ही चबा जाऊं। तेज सिंह, हम तो उन लोगों की तारीफ करेंगे, खूब अय्यारी की। देवी सिंह, हाँ हाँ खूब तारीफ कीजिए, जिसमें उन लोगों में से अगर कोई सुनता हो तो अब भी आप पर रहम करे और आगे ना सतावे। जोशी जी, अब क्या सताना बाकी रह गया, कपड़े तक तो उतरवा लिए। तेज सिंह, चलिए अब लश्कर में चलें, इस वक्त और कुछ करते न बन पड़ेगा। आधी रात जा चुकी होगी जब ये लोग अय्यारी के सताए बदन से नंगे धड़ंगे कांपते कलपते लश्कर की तरफ रवाना हुए। 5वां बयान। तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी के जाने के बाद कुंवर वीरेंद्र सिंह इन लोगों के वापस आने की इंतजारी में रात भर जागते ही रह गए। ज्यों-ज्यों रात गुजरती थी कुमार की तबीयत घबराती थी। सवेरा हुआ ही चाहता था जब ये तीनों अय्यार लश्कर में पहुंचे। तेज सिंह की राय हुई कि इसी तरह नंग धड़ंग कुमार के पास चलना चाहिए। आखिर तीनों उसी तरह उनके खेमे में गए। कुंवर वीरेंद्र सिंह जाग रहे थे, क्षमादान चल रहा था। इन तीनों अय्यारों की विचित्र सूरत देख हैरान हो गए। पूछा, यह क्या हाल है? तेज सिंह ने कहा, बस अभी तो सूरत देख लीजिए, बाकी हाल जरा दम के ले कहवेंगे। तीनों अय्यारों ने अपने अपने कपड़े मंगवाकर पहने। इतने में साफ सवेरा हो गया। कुमार ने तेज सिंह से पूछा, अब बताओ तुम लोग किस बला में फंस गए? तेज सिंह, ऐसा धोखा खाया कि जन्म भर याद करेंगे। कुमार, वह क्या? तेज सिंह, जिनके ऊपर आप जान दिए बैठे हैं, जिनकी खोज में हम लोग मारे मारे फिरते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, उनका भी प्रेम आपके ऊपर बहुत है, मगर ना मालूम इतनी छुपी क्यों करते हैं, और इसमें उन्होंने क्या फ़ायदा सोचा है? कुमार, क्या कुछ पता लगा? तेज सिंह, पता क्या, आंख से देख आए हैं, तभी तो इतनी सज़ा मिली। उनके साथ भी एक से एक भड़के अय्यार हैं, अगर ऐसा जानते तो होशियारी से जाते। कुमार, भला खुलासा कहो तो कुछ मालूम हो। तेज सिंह ने सब हाल कहा। कुमार सुनकर हंसने लगे और जोशी जी से बोले, आपके रमल को भी उन लोगों ने धोखा दिया। जोशी जी, कुछ ना पूछिए, सब आफत हैं। कुमार, उन लोगों का खुलासा हाल नहीं मालूम हुआ तो भला इतना ही विचार लेते हैं कि शिवदत्त के अय्यारों की कुछ अय्यारी तो नहीं है? जोशी जी, नहीं, शिवदत्त के अय्यारों से और उन लोगों से कोई वास्ता नहीं, बल्कि इन लोगों को इनकी खबर भी ना होगी, इस बात को मैं खूब विचार चुका हूँ। तेज सिंह, इतनी ही खैरियत है? देवी सिंह, आज दिन ही को चलकर पता लगावेंगे। तेज सिंह, तिलिस्म तोड़ने का काम कैसे चलेगा?
कुमार, एक रोज काम बंद ही रहेगा तो क्या होगा? तेज सिंह, इसी से तो कहता हूँ कि चंद्रकांता की मोहब्बत आपके दिल में कम हो गई है। कुमार, कभी नहीं। चंद्रकांता से बढ़कर मैं दुनिया में किसी को नहीं चाहता, मगर ना मालूम क्या सबब है कि बनकन्या का हाल मालूम करने के लिए भी जी बेचैन रहता है। तेज सिंह हंसकर, खैर पहले तो पंडित बद्रीनाथ अय्यार को ले जाकर उस खो में कैद करना है, फिर दूसरा काम देखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वे छूट के चल दें। कुमार, आज ही ले जाकर छोड़ाओ। तेज सिंह, हाँ अभी उनको ले जाता हूँ, वहाँ रखकर रातों रात लौटाऊंगा। 15 कोस का मामला ही क्या है। तब तक देवी सिंह और जोशी जी वनकन्या की खोज में जाएं। तेज सिंह की राय पक्की ठहरी। वे स्नान पूजा से छुट्टी पाकर तैयार हुए। खाने की चीज़ों में बेहोशी की दवा मिलाकर बद्रीनाथ को खिलाई गई और जब वे बेहोश हो गए तब तेज सिंह गट्ठर बांध पीठ पर लाद खो की तरफ रवाना हुए। कुमार ने देवी सिंह और जोशी जी को वनकन्या की टोह में भेजा। तेज सिंह पंडित बद्रीनाथ की गठड़ी लिए शाम होते होते तहखाने में पहुंचे। शेर के मुंह में हाथ डाल जवान खींची और तब दूसरा ताला खुला, मगर दरवाज़ा ना खुला। अब तो तेज सिंह के होश उड़ गए। फिर कोशिश की लेकिन किवाड़ ना खुला। बैठ के कुछ सोचने लगे मगर कुछ समझ में ना आया। आखिर लाचार हो बद्रीनाथ की गठड़ी लादे वापस हुए। 6वां बयान। देवी सिंह और जोशी जी वनकन्या की टोह में निकलकर थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक नकाबपोश सवार मिला, जिसने पुकार के कहा, देवी सिंह कहाँ जाते हो? तुम्हारी चालाकी हम लोगों से ना लगेगी। अभी कल आप लोगों की खातिर की गई है और जल में गोते देकर कपड़े सब छीन लिए गए। अब क्या गिरफ्तारी होना चाहते हो? थोड़ा दिन सब्र करो, हम लोग तुम लोगों को अय्यारी सिखलाकर पक्का करेंगे, तब काम चलेगा। नकाबपोश सवार की बातें सुन देवी सिंह मन में तो हैरान हो गए, पर जोशी जी की तरफ देखकर बोले, सुन लीजिए, यह सवार साहब हम लोगों को अय्यारी सिखलावेंगे, जो शर्म के मारे अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते। नकाबपोश, जोशी जी क्या सुनेंगे? वह भी तो शर्माते होंगे, क्योंकि उनके रमल को हम लोगों ने बेकार कर दिया। 1000 दफ़े फेंके मगर पता खाक ना लगेगा। देवी सिंह, अगर इस इलाके में रहोगे तो बिना पता लगाए ना छोड़ेंगे। नकाबपोश, रहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? रोज मिलेंगे मगर पता ना लगने देंगे। बात करते करते देवी सिंह ने चालाकी से कूदकर सवार के मुंह पर से नकाब खींच ली। देखा कि तमाम चेहरे पर रोली मली हुई है, कुछ पहचान ना सके। सवार ने फुर्ती के साथ देवी सिंह की पगड़ी उतार ली और एक चिट्ठी उनके सामने फेंक घोड़ा दौड़ाकर निकल गया। देवी सिंह ने शर्मिंदगी के साथ चिट्ठी उठाकर देखी। लिफाफे पर लिखा हुआ था, कुंवर वीरेंद्र सिंह। जोशी जी ने देवी सिंह से कहा, ना मालूम ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। मुझे तो मालूम होता है कि इस मंडली में जितने हैं सब अय्यार ही हैं। देवी सिंह चिट्ठी जेब में रखकर, इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, हर दफ़े हम ही लोग नीचा देखते हैं। समझा था कि नकाब उतार लेने से सूरत मालूम होगी, मगर उसकी चालाकी तो देखिए। पहले चेहरा रंग के तब नकाब डाले हुए था। जोशी जी, खैर देखा जाएगा। इस वक्त तो फिर से लश्कर में चलना पड़ा, क्योंकि चिट्ठी कुमार को देनी चाहिए। देखें इससे क्या हाल मालूम होता है। अगर इस पर कुमार का नाम ना लिखा होता तो हम भी पढ़ लेते। देवी सिंह, हाँ चलो पहले चिट्ठी का हाल सुने तब कोई कार्रवाई सोचें। दोनों आदमी लौटकर लश्कर में आए और कुंवर वीरेंद्र सिंह के डेरे में पहुंचे। सब हाल कह के चिट्ठी हाथ में दे दी। कुमार ने पढ़ा। यह लिखा हुआ था, चाहे जो हो, पर मैं आपके सामने तब तक नहीं हो सकती जब तक आप नीचे लिखी बातों का इकरार ना कर लें। चंद्रकांता से और मुझसे एक ही दिन में एक ही शायत में शादी हो। चंद्रकांता से रुतबे में मैं किसी तरह कम न समझी जाऊं, क्योंकि मैं हर तरह दर्जे में उसके बराबर हूं। अगर इन दोनों बातों का इकरार आप ना करेंगे तो कल ही मैं अपने घर का रास्ता लूँगी। सिवाय इसके यह भी कह देती हूँ कि बिना मेरी मदद के चाहे आप 1000 बरस भी कोशिश करें, मगर चंद्रकांता को पा नहीं सकते। कुमार का इश्क वनकन्या पर पूरे दर्जे का था। चंद्रकांता से किसी तरह वनकन्या की चाह कम न थी, मगर इस चिट्ठी को पढ़ने से उनको कई तरह की फिक्रों ने आ घेरा। सोचने लगे, यह कैसे हो सकता है कि जो कुमारी से और इसके एक ही शायत में शादी हो, वह कब मंजूर करेगी और महाराज जयसिंह ही कब इस बात को मानेंगे। सिवाय इसके यहाँ यह भी लिखा है कि बिना मेरी मदद के आप चंद्रकांता से नहीं मिल सकते। यह क्या बात है? खैर सो सब जो भी हो,
वनकन्या के बिना मेरी जिंदगी मुश्किल है। मैं जरूर उसके लिखे मुताबिक इकरारनामा लिख दूंगा, पीछे समझा जाएगा। कुमारी चंद्रकांता मेरी बात जरूर मान लेगी। देवी सिंह और जोशी जी को भी कुमार ने वह चिट्ठी दिखाई। वे लोग भी हैरान थे कि वनकन्या ने ये क्या लिखा और इसका जवाब क्या देना चाहिए। दिन और रात भर कुमार इसी सोच में रहे कि इस चिट्ठी का क्या जवाब दिया जाए। दूसरे दिन सुबह होते होते तेज सिंह भी पंडित बद्रीनाथ अय्यर की गठरी पीठ पर लादे हुए आ पहुंचे। कुमार ने पूछा, वापस क्यों आ गए? तेज सिंह, क्या बतावे, मामला ही बिगड़ गया। कुमार, सो क्या? तेज सिंह, तहखाने का दरवाज़ा नहीं खुलता। कुमार, किसी ने भीतर से तो बंद नहीं कर दिया? तेज सिंह, नहीं, भीतर तो कोई ताला ही नहीं है। जोशी, दो बातों में एक बात जरूर है, या तो कोई आदमी नया पहुंचा जिसने दरवाज़ा खोलने की कल बिगाड़ दी, या फिर महाराज शिवदत्त ने भीतर से कोई चालाकी की। तेज सिंह, भला शिवदत्त अंदर से बंद करके अपने को और भी बला में क्यों फंसावेंगे? इसमें तो उनका हर्ज ही है, कुछ फ़ायदा नहीं। कुमार, कहीं वनकन्या ने तो कोई तरकीब नहीं की? तेज सिंह, आप भी गजब करते हैं। कहाँ बेचारी वनकन्या, कहाँ वह तिलिस्मी तहखाना। कुमार, तुमको मालूम ही नहीं, उसने मुझे चिट्ठी लिखी है कि बिना मेरी मदद के तुम चंद्रकांता से नहीं मिल सकते। और भी दो बातें लिखी हैं। मैं इसी सोच में था कि क्या जवाब दूं, और वह कौन सी बात है जिसमें मुझको वनकन्या के मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मगर तुम्हारे लौट आने से शक पैदा होता है। देवी सिंह, मुझे भी कुछ उन्हीं का बखेड़ा मालूम होता है। तेज सिंह, अगर वनकन्या को हमारे साथ कुछ फसाद करना होता तो तिलिस्मी किताब क्यों वापस देती? देखिए उस खत में क्या लिखा है जो किताब के साथ आया था। जोशी जी, यह भी तुम्हारा कहना ठीक है। तेज सिंह, कुमार से, भला ये चिट्ठी तो दीजिए जिसमें वनकन्या ने यह लिखा है कि बिना हमारी मदद के चंद्रकांता से मुलाकात नहीं हो सकती। कुमार ने वह चिट्ठी तेज सिंह के हाथ में दे दी। पढ़कर तेज सिंह बड़े सोच में पड़ गए कि यह क्या बात है, कुछ अक्ल काम नहीं करती। कुमार ने कहा, तुम लोग यह तो जानते ही हो कि वनकन्या की मोहब्बत मेरे दिल में कैसा असर कर गई है। बिना देखे एक घड़ी चैन नहीं पड़ता, तो फिर उसके लिखे बमूजिब इकरारनामा लिख देने में क्या हर्ज है? जब वह खुश होगी तो उसमें जरूर ही कुछ ना कुछ भेद मिलेगा। तेज सिंह, जो मुनासिब समझिए कीजिए। चंद्रकांता बेचारी तो कुछ न बोलेगी, मगर महाराज जयसिंह यह कब मंजूर करेंगे कि एक ही मड़वे में दोनों के साथ शादी हो? क्या जाने वह कौन कहाँ की रहने वाली और किसकी लड़की है। कुमार, उसकी चिट्ठी में तो यह भी लिखा है कि मैं किसी तरह रुतबे में कुमारी से कम नहीं हूँ। ये बातें हो ही रही थीं कि चौबदार ने आकर अर्ज किया, एक सिपाही बाहर आया है जो हाजिर होकर कुछ कहा चाहता है। कुमार ने कहा, उसे ले आओ। चौबदार उस सिपाही को अंदर ले आया। सबों ने देखा कि अजीब रंग ढंग का आदमी है। नाटा सा कद, काला रंग, टाट का चपकन पायजामा जिससे ऊपर से लेस टाँकी हुई, सिर पर दौरी की तरह बांस की टोपी, ढाल तरपाल लगाए था। उसने झुककर कुमार को सलाम किया। सबों को उसकी सूरत देखकर हंसी आई, मगर हंसी को रोका। तेज सिंह ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? उस बांके जवान ने कहा, मैं देवता हूँ, दैत्यों की मंडली से आ रहा हूँ। कुमार से उस चिट्ठी का जवाब चाहता हूँ जो कल एक सवार ने देवी सिंह और जगन्नाथ जोशी जी को दी थी। तेज सिंह, भला तुमने जोशी जी और देवी सिंह का नाम कैसे जाना? जवान, जोशी जी को तो मैं तब से जानता हूँ जब वे इस दुनिया में नहीं आए थे, और देवी सिंह तो हमारे चेले ही हैं। देवी सिंह, क्यों बे शैतान, हम कब से तेरे चेले हुए? बेअदबी करता है। जवान, बेअदबी तो आप करते हैं कि उस्ताद को बेबे करके बुलाते हैं, कुछ इज्जत नहीं करते। देवी सिंह, मालूम होता है तेरी मौत तुझको यहाँ ले आई है। जवान, मैं तो स्वयं मौत हूँ। देवी सिंह, इस बेअदबी का मजा चखाऊं तुझको? जवान, मैं कुछ ऐसे वैसे का भेजा हुआ नहीं हूँ। मुझको उसने भेजा है जिसको तुम दिन में 17.5 दफ़े झुककर सलाम करोगे। देवी सिंह और कुछ कहा ही चाहते थे कि तेज सिंह ने रोक दिया और कहा, चुप रहो, मालूम होता है यह कोई अय्यार या मस्खरा है। तुम खुद अय्यार होकर जरा सी दिल्लगी में रंज हो जाते हो। जवान, अगर अब भी ना समझोगे तो समझाने के लिए मैं चंपा को बुला लाऊंगा। उस बांके टेढ़े जवान की बात पर सब लोग एकदम हंस पड़े, मगर हैरान थे कि यह है कौन।
अजब तमाशा तो यह है कि बनकन्या के कुल आदमी हम लोगों का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं और हम लोग कुछ भी नहीं समझ सकते कि वे कौन हैं। तेज सिंह उस शैतान की सूरत को गौर से देखने लगे। वह बोला, आप मेरी सूरत क्या देखते हैं? मैं यार नहीं हूँ। अपनी सूरत मैंने रंगी नहीं है। गर्म पानी मंगाइए, धोकर दिखा दूँ। मैं आज से काला नहीं हूँ। लगभग 400 वर्षों से मेरा यही रंग हो रहा है। तेज सिंह हंस पड़े और बोले, जो हो अच्छे हो। मुझे और ज़्यादा जांचने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर दुश्मन का आदमी होता तो ऐसा करते भी, मगर तुमसे क्या। अय्यार हो तो, मस्करे हो तो, इसमें कोई शक नहीं कि दोस्त के आदमी हो। यह सुन उसने झुककर सलाम किया और कुमार की तरफ देखकर कहा, मुझको जवाब मिल गया तो बता दें, क्योंकि बड़ी दूर जाना है। कुमार ने उसी चीठी की पीठ पर यह लिख दिया, मुझको सब कुछ दिलो जान से मंजूर है। बाद इसकी अपनी अंगूठी से मोहर कर उस बांके जवान के हवाले किया। वह चिट्ठी लेकर खेमे के बाहर हो गया। 7वां बयान। आज तेज सिंह के वापस आने और बांके तिरछे जवान के पहुंचकर बातचीत करने और चिट्ठी लिखने में देर हो गई। दोपहर दिन चढ़ आया। तेज सिंह ने बद्रीनाथ को होश में लाकर पहरे में किया और कुमार से कहा, अब स्नान पूजा करें, फिर जो कुछ होगा सोचा जाएगा। 2 रोज से तिलिस्म का भी कोई काम नहीं होता। कुमार ने दरबार बर्खास्त किया। स्नान पूजा से छुट्टी पाकर खेमे में बैठे। अय्यार लोग और फतेह सिंह भी हाजिर हुए। अभी किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई थी कि चौबदार ने आकर अर्ज किया, एक बुढ़ी औरत बाहर हाजिर हुई है, कुछ कहना चाहती है। हम लोग पूछते हैं तो कुछ नहीं बताती। कहती है जो कुछ है कुमार से कहूँगी, क्योंकि उन्हीं के मतलब की बात है। कुमार ने कहा, उसे जल्दी अंदर लाओ। चौबदार ने उस बुढ़ी को हाजिर किया। देखते ही तेज सिंह के मुंह से निकला, क्या पिशाचों और डाकनियों का दरबार खुला पड़ा है? उस बुढ़े ने भी यह बात सुन ली। लाल लाल आंखें कर तेज सिंह की तरफ देखने लगी और बोली, बस अब कुछ ना कहूँगी, जाती हूँ। मेरा क्या बिगड़ेगा? जो कुछ नुकसान होगा कुमार का होगा। यह कह खेमे के बाहर चली गई। कुमार का इशारा पा चौबदार समझा बुझाकर उसे पुनः ले आया। यह औरत भी अजीब सूरत की थी। उम्र लगभग 70 वर्ष की होगी। बाल कुछ कुछ सफ़ेद, आधे से ज़्यादा दांत गायब, लेकिन 2 बड़े बड़े और टेढ़े आगे वाले दांत 2-2 अंगुल बाहर निकले हुए थे, जिसमें जर्दी और कीट जमा हुई थी। मोटे कपड़े की साड़ी बदन पर थी जो बहुत ही मैली और सिर की तरफ से चिकट हो रही थी। बड़ी सी पीतल की नथ नाक में और पीतल के ही घुंघरू पैर में पहरे हुई थी। तेज सिंह ने कहा, क्यों, क्या चाहती है? बुड्ढी, जरा दम ले लूं तो कहूं। फिर तुमसे क्यों कहने लगी? जो कुछ है खास कुमार से ही कहूंगी। कुमार, अच्छा मुझ ही से कह, क्या कहती है? बुड्ढी, तुमसे जो कहूंगी तुम्हारे बड़े मतलब का है। खांसने लगती है। देवी सिंह, अब 1.5 घंटे तक खांसेगी या कहेगी? बुड्ढी, फिर दूसरे ने दखल दिया। कुमार, नहीं नहीं, कोई ना बोलेगा। बुड्ढी, एक बात है, मैं जो कुछ कहूँगी तुम्हारे मतलब की कहूँगी, जिसको सुनते ही खुश हो जाओगे, मगर उसके बदले में मैं कुछ चाहती हूँ। कुमार, हाँ हाँ, तुझे भी खुश कर देंगे। बुड्ढी, पहले तुम इस बात की कसम खाओ कि तुम या तुम्हारा कोई आदमी मुझको कुछ न कहेगा और मारने पीटने या कैद करने का तो नाम भी न लेगा। कुमार, जब हमारे भले की बात है तो कोई तुमको क्यों मारने या कैद करने लगा? बुड्ढी, हाँ यह तो ठीक है, मगर मुझे डर मालूम होता है, क्योंकि मैंने आपके लिए वह काम किया है कि अगर 1000 बरस भी आपके अय्यार लोग कोशिश करते तो वह काम ना होता। इस सबब से मुझे डर मालूम होता है कि कहीं आपके अय्यार लोग खार खाकर मुझे तंग ना करें। उस बुड्ढी की बात सुनकर सब दंग हो गए और सोचने लगे कि यह कौन सा ऐसा काम कराई है कि आसमान पर चढ़ी जाती है। आखिर कुमार ने कसम खाई कि चाहे तू कुछ कहे, मगर हम या हमारा कोई आदमी तुझे कुछ न कहेगा। तब वह फिर बोली, मैं उस बनकन्या का पूरा पूरा पता आपको दे सकती हूँ और एक तरकीब ऐसी बता सकती हूँ कि आप घड़ी भर में बिल्कुल तिलिस्म तोड़कर कुमारी चंद्रकांता से आ मिलें। बुढ़ी की बात सुनकर सब खुश हो गए। कुमार ने कहा, अगर ऐसा ही है तो जल्द बता कि वह बनकन्या कौन है और घड़ी भर में तिलिस्म कैसे टूटेगा। बुड्ढी, पहले मेरे इनाम की बात तो तय कर लीजिए। कुमार,
अगर तेरी बात सच हुई तो जो कहेगी वही इनाम मिलेगा। बुड्ढी, तो इसके लिए भी कसम खाइए। कुमार, अच्छा क्या इनाम लेगी, पहले यह तो सुन लूं। बुड्ढी, बस और कुछ नहीं, केवल इतना ही कि आप मुझसे अभी शादी कर लें। वनकन्या और चंद्रकांता से तो चाहे जब शादी हो, मगर मुझसे आज ही हो जाए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तुम्हारे इश्क में फंसी हुई हूँ। बल्कि तुम्हारे मिलने की तरकीब सोचते सोचते बुढ़ी हो चली। आज मौका मिला कि तुम मेरे हाथ फंस गए। बस अब देर मत करो, नहीं तो मेरी जवानी निकल जाएगी, फिर पछताओगे। बुढ़ी की बातें सुन मारे गुस्से के कुमार का चेहरा लाल हो गया और उनके अय्यार लोग भी दांत पीसने लगे, मगर क्या करें, लाचार थे। अगर कुमार कसम न खा चुके होते तो ये लोग उस बुढ़ी की पूरी दुर्गति कर देते। तेज सिंह ने जोशी जी से पूछा, आप बताइए, यह कोई अय्यार है या सचमुच जैसी दिखाई देती है वैसी ही है? अगर कुमार कसम न खाए होते तो हम लोग किसी तरकीब से मालूम कर ही लेते। जोशी जी ने अपने नाक पर हाथ रख श्वास का विचार करके कहा, यह अय्यार नहीं है, जो देखते हो वही है। अब तो तेज सिंह और भी बिगड़े। बुढ़ी से कहा, बस तू यहाँ से चली जा, हम लोग कुमार के कसम खाने को पूरा कर चुके कि तुझे कुछ ना कहा। अब अगर जरा देर करेगी तो कुत्तों से नुचवा डालूंगा। क्या तमाशा है? ऐसी ऐसी चुड़ैलें भी कुमार पर आशिक होने लगीं। बुढ़ी ने कहा, अगर मेरी बात ना मानोगे तो पछताओगे, मैं तुम्हारा सब काम बिगाड़ दूंगी। देखो, उस तहखाने में मैंने कैसा ताला लगा दिया कि तुमसे खुल ना सका। आखिर बद्रीनाथ की गठरी लेकर वापस आए, फिर कोई और फसाद करूंगी। ये कहते हुई गुस्से के मारे लाल लाल आंखें किए खेमे से बाहर निकल गई। तेज सिंह के इशारे से देवी सिंह भी उसके पीछे पीछे चले गए। कुमार, क्यों तेज सिंह, यह चुड़ैल तो अजब आफत मालूम पड़ती है। कहती है कि तहखाने में मैंने ही ताला लगा दिया था। तेज सिंह, क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। जोशी जी, अगर इसका कहना सच है तो हम लोगों के लिए यह एक बड़ी भारी बला पैदा हुई। तेज सिंह, इसकी सच्चाई झुटाई तो शिवदत्त के छूटने ही से मालूम हो जाएगी। अगर सच्ची निकली तो बिना जान से मारे मैं न छोड़ूंगा। जोशी, ऐसे को मारना ही जरूरी है? तेज सिंह, कुमार ने कुछ यह कसम तो खाई नहीं है कि जन्म भर कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। कुमार लंबी सांस लेकर, हाय, आज मुझको यह दिन भी देखना पड़ा। तेज सिंह, आप कुछ चिंता न कीजिए, देखिए तो हम लोग क्या करते हैं। देवी सिंह उसके पीछे गए ही हैं, कुछ पता लगाए बिना नहीं आएंगे। कुमार, आजकल तुम लोगों की अय्यारी में उल्ली लग गई है। कुछ वन कन्या का पता लगाया, कुछ अब डाकनी की भी खबर लोगे? कुमार की तरफ यह बात तेज सिंह और जोशी जी को तीर के समान लगी, मगर कुछ बोले नहीं, सिर्फ उठ के खेमे के बाहर चले गए। इन लोगों के जाने के बाद कुमार खेमे में अकेले रह गए। तरह तरह की बातें सोचने लगे। कभी कुमारी चंद्रकांता की बेबसी और तिलिस्म में फंस जाने पर, कभी तिलिस्म टूटने में देर और बनकन्या की खबर या ठीक ठीक हाल ना माने पर, कभी इस बुढ़ी चुड़ैल की बातों पर जो अभी शादी करने आई थी अफसोस और गम करते रहे। तबीयत बिल्कुल उदास थी। आखिर दिन बीत गया और शाम हुई। कुमार ने फतेह सिंह को बुलाया। जब वे आए तो पूछा, तेज सिंह कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया, कुछ मालूम नहीं, जोशी जी को साथ लेकर कहीं गए हैं। 8वां बयान। देवी सिंह उस बुढ़ी के पीछे पीछे रवाना हुए। जब तक दिन बाकी रहा बुढ़ी चलती गई, इन्होंने भी पीछा ना छोड़ा। कुछ रात गए तक वह चुड़ैल एक छोटे से पहाड़ के दर्रे में पहुंची, जिसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं। थोड़ी दूर इस दर्रे के अंदर जा वह एक खो में घुस गई, जिसका मुंह बहुत छोटा, सिर्फ एक आदमी के जाने लायक था। देवी सिंह ने समझा शायद यही उसका घर होगा। यह सोच पेड़ के नीचे बैठ गए। रात भर उसी तरह बैठे रह गए, मगर फिर वह बुढ़िया उस खो में से बाहर ना निकली। सवेरा होते ही देवी सिंह भी उसी खो में घुसे। उस खो के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। देवी सिंह टटोलते हुए चले जा रहे थे। अगल बगल जब हाथ फैलाते तो दीवार मालूम पड़ती, जिसमें जाना चाहता था कि यह गो एक सुरंग के तौर पर है। इसमें कोई कोठड़ी या रहने की जगह नहीं है। लगभग 2 मील के गए होंगे कि सामने की तरफ चमकती हुई रोशनी नजर आई। जैसे जैसे आगे जाते थे रोशनी बड़ी मालूम होती थी। जब पास पहुंचे तो सुरंग के बाहर निकलने का दरवाज़ा देखा।
देवी सिंह बाहर हुए। अपने को एक छोटी सी पहाड़ी नदी के किनारे पाया। इधर उधर निगाह दौड़ाकर देखा तो चारों तरफ घना जंगल। कुछ मालूम ना पड़ा कि कहाँ चले आए और लश्कर में जाने की कौन सी राह है। दिन भी पहर बढ़ के ज़्यादा जा चुका था। सोचने लगे कि उस बुढ़ी ने खूब छकाया, ना मालूम वह किस राह से निकलकर कहाँ चली गई। अब उसका पता लगाना मुश्किल है। फिर उसी सुरंग की राह से फिरना पड़ा, क्योंकि ऊपर से जंगल, लश्कर में जाने की राह मालूम नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाएं तो और भी खराबी हो। बड़ी भूल हुई कि रात ही को बुढ़ी के पीछे पीछे हम भी इसी सुरंग में ना घुसे। मगर यह क्या मालूम था कि इस सुरंग में दूसरी तरफ निकल जाने के लिए रास्ता है। देवी सिंह मारे गुस्से के दांत पीसने लगे, मगर कर ही क्या सकते थे। बुढ़ी तो मिली नहीं कि कसर निकालते। आखिर लाचार हो उसी सुरंग की राह वापस हुए और शाम होते होते लश्कर में पहुंचे। कुमार खेमे में बैठ गए। देखा कि कई आदमी बैठे हैं और वीरेंद्र सिंह फतेह सिंह से बातें कर रहे हैं। देवी सिंह को देख सब कोई खेमे के बाहर हो गए, सिर्फ फतेह सिंह रह गए। कुमार ने पूछा, क्यों, उस बुढ़ी की क्या खबर लाई? देवी सिंह, बुढ़ी ने तो बेहिसाब धोखा दिया। कुमार हंसकर, क्या धोखा दिया? देवी सिंह ने बुढ़ी के पीछे पीछे जाकर परेशान होने का सब हाल कहा, जिसे सुनकर कुमार और भी उदास हुए। देवी सिंह ने फतेह सिंह से पूछा, हमारे उस्ताद और जोशी जी कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया कि बुढ़ी चुड़ैल के आने से कुमार बहुत रंज में थे। उसी हालत में तेज सिंह से कह बैठे कि तुम लोगों की अय्यारी में इन दिनों उल्ली लग गई है। इतना सुन गुस्से में आकर जोशी जी को साथ ले कहीं चले गए, अभी तक नहीं आए। देवी सिंह, कब गए? फतेह सिंह, तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद। देवी सिंह, इतने गुस्से में उस्ताद का जाना खाली ना होगा, जरूर कोई अच्छा काम करके आवेंगे। कुमार, देखा चाहिए। इतने में तेज सिंह और जोशी जी वहां आ पहुंचे। इस वक्त उनके चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट झलक रही थी, जिससे सब समझे कि जरूर कोई काम करके आए हैं। कुमार ने पूछा, क्यों, क्या खबर है? तेज सिंह, अच्छी खबर है। कुमार, कुछ कहोगे भी इस तरह? तेज सिंह, आप सुन के क्या कीजिएगा? कुमार, क्या मेरे सुनने लायक नहीं? तेज सिंह, आपके सुनने लायक क्यों नहीं है, मगर अभी ना कहेंगे। कुमार, भला कुछ तो कहो। तेज सिंह, कुछ भी नहीं। देवी सिंह, भला उस्ताद हमें भी बताओगे या नहीं? तेज सिंह, क्या तुमने उस्ताद कहकर पुकारा, इससे तुमको बता दें? देवी सिंह, झक मारोगे और बताओगे। तेज सिंह हंसकर, तुम कौन सा जस लगा आए, पहले वह तो कहो। देवी सिंह, मैं तो आपकी शागिर्दी में बट्टा लगा आया। तेज सिंह, तो बस हो चुका। ये बातें हो रही थीं कि चौबदार ने आकर हाथ जोड़ अर्ज किया कि महाराज शिवदत्त के दीवान आए हैं। सुनकर कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखा और फिर कहा, अच्छा आने दो, उनके साथ वाले बाहर ही रहें। महाराज शिवदत्त के दीवान खेमे में हाजिर हुए और सलाम करके बहुत सा जवाहरात नज़र किया। कुमार ने हाथ से छू दिया। दीवान ने अर्ज किया, यह नज़र महाराज शिवदत्त की तरफ से लाया हूँ। ईश्वर की दया और आपकी कृपा से महाराज कैद से छूट गए हैं। आते ही दरबार करके हुक्म दे दिया कि आज से हमने कुंवर वीरेंद्र सिंह की ताबेदारी कबूल की। हमारे जितने मुलाजिम या अय्यार हैं वे भी आज से कुमार को अपना मालिक समझें। बाद इसके मुझको यह नज़र और अपने हाथ की लिखी चीठी देकर हुजूर में भेजा है, इस नज़र को कबूल किया जाए। कुमार ने नज़र कबूल कर तेज सिंह के हवाले की और दीवान साहब को बैठने का इशारा किया। वे चीठी देकर बैठ गए। कुछ रात जा चुकी थी। कुमार ने उसी वक्त दरबार आम किया। जब अच्छी तरह दरबार भर गया तब तेज सिंह को हुक्म दिया कि चीठी जोर से पढ़ो। तेज सिंह ने पढ़ना शुरू किया। लंबे चौड़े सिरनामे के बाद यह लिखा था, मैं किसी ऐसे सबब से उस तहखाने की कैद से छूटा जो आप ही की कृपा से छूटना कहला सकता है। आप जरूर इस बात को सोचेंगे कि मैं आपकी दया से कैसे छूटा। आपने तो कैद ही किया था, तो ऐसा सोचना ना चाहिए। किसी सबब से मैं अपने छूटने का हाल खुलासा तौर पर नहीं लिख सकता और ना ही हाजिर हो सकता हूँ, मगर जब मौका होगा और आपको मेरा छूटने का हाल मालूम होगा तो यकीन हो जाएगा कि मैंने झूठ नहीं कहा था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बिल्कुल
कसूरों को माफ़ करके यह नज़र कबूल करेंगे। आज से हमारा कोई अय्यार या मुलाजिम आपसे अय्यारी या दगा ना करेगा, और आप भी इस बात का ख्याल रखें। आपका शिवदत्त। इस चिट्ठी को सुनकर सब खुश हो गए। कुमार ने हुक्म दिया कि पंडित बद्रीनाथ जी हमारे यहाँ कैद हैं, लाए जाएं। जब वे आए, कुमार के इशारे से उनके हाथ पैर खोल दिए गए। उन्हें बारी खिलहत पहिरा कर दीवान साहब के हवाले किया और हुक्म दिया कि आप 2 रोज़ यहाँ रहकर तब चुनार जाएं। फतेह सिंह को उनकी मेहमानी के लिए हुक्म देकर दरबार बर्खास्त किया। 9वां बयान। जब दरबार बर्खास्त हुआ, आधी रात जा चुकी थी। फतेह सिंह दीवान साहब को लेकर अपने खेमे में चले गए। थोड़ी देर बाद कुमार के खेमे में तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी फिर इकट्ठे हुए। उस वक्त सिवाय उन 4 आदमियों के और कोई वहां ना था। कुमार: क्यों तेज सिंह, बुढ़िया की बात तो ठीक निकली? तेज सिंह: जी हाँ, मगर महाराज शिवदत्त की चिट्ठी से कुछ और ही बात पाई जाती है। देवी सिंह: उनके लिखने का कौन ठिकाना, कहीं वे धोखा ना देता हो। जोशी जी: इस वक्त बहुत सोच विचार कर काम करने का मौका है। चाहे शिवदत्त कैसी सफाई दिखाए, मगर दुश्मन का विश्वास कभी ना करना चाहिए। तेज सिंह: आप जोशी हैं, विचारिए तो यह चिट्ठी शिवदत्त ने सच्चे दिल से लिखी है या खोटाई रख के? जोशी जी: कुछ विचार कर, यह चिट्ठी तो उसने सच्चे दिल से लिखी है, मगर यह विश्वास नहीं होता कि आगे भी उसका दिल साफ बना रहेगा। तेज सिंह: आजकल तो ऐसे ऐसे मामले हो रहे हैं कि किसी के सर पैर का कुछ पता ही नहीं लगता। अगर यह चिट्ठी उसने सच्चे दिल से ही लिखी है तो अपने छूटने का खुलासा हाल क्यों नहीं लिखा? जोशी जी: इसका भी जरूर कोई सबब होगा। कुमार: क्या आप रमल से नहीं बता सकते कि वह कैसे छूटा? जोशी जी: जी नहीं, तिलिस्म में रमल काम नहीं करता, और वह तहखाना तिलिस्मी है जिसमें महाराज शिवदत्त कैद किए गए थे। तेज सिंह: कुछ समझ में नहीं आता। देवी सिंह: वह चुड़ैल भी कोई पूरी अय्यारा मालूम होती है। जोशी जी: कभी नहीं, मैं सोच चुका हूँ, अय्यारी का तो वह नाम भी नहीं जानती। कुमार: खैर, जो कुछ होगा देखा जाएगा। अब कल से तिलिस्म तोड़ने में ज़रूर हाथ लगाना चाहिए। तेज सिंह: हाँ, कल जरूर तिलिस्म की कार्रवाई शुरू हो। कुमार: अच्छा, अब तुम लोग भी जाओ। तीनों अय्यार कुमार से विदा हो अपने अपने डेरे में गए। दूसरे दिन कुंवर वीरेंद्र सिंह तीनों अय्यारों को साथ ले तिलिस्म में गए। तिलिस्मी किताब और ताली भी साथ ले ली। दालान में पहुंचकर तहखाने का ताला खोल पत्थर की चट्टान निकालकर अलग किया और नीचे उतरकर कोठड़ी में होते हुए उस बाग में पहुंचे जहां थोड़ी सी जमीन खोद कर छोड़ आए थे। उसी जमीन को ये लोग मिलकर फिर खोदने लगे। 8-9 हाथ जमीन खोदने के बाद एक संदूक मालूम पड़ा, जिसके ऊपर का पल्ला बंद था और ताले का मुंह एक छोटे से तांबे के पत्थर से ढका हुआ था, जिसमें अंदर मिट्टी न जावे पावे। कुमार ने चाहा कि संदूक को बाहर निकाल लें, मगर न हो सका। ज्यों-ज्यों चारों तरफ से मिट्टी हटाते थे, नीचे से संदूक चौड़ा निकला आता था। कोशिश करने पर भी इसका पता न लग सका कि यह जमीन में कितने नीचे तक गड़ा हुआ है। आखिर लाचार होकर कुमार ने तिलिस्मी किताब खोली और पढ़ने लगे। यह लिखा हुआ था: ताली में रस्सी बांधकर जब बाग में उसे घसीटते फिरोगे तो एक जगह वह ताली जमीन से चिपक जाएगी। वहां की थोड़ी मिट्टी हटाकर ताली उठा लेना। बाद इसके उस जमीन को खोदना जब तक कि एक संदूक का मुंह न दिखाई पड़े। जब संदूक के ऊपर का हिस्सा निकल आवे, खोदना बंद कर देना, क्योंकि असल में वह संदूक नहीं, दरवाज़ा है। बाग के बीचों बीच जो फव्वारा है उसके पूरब तरफ ठीक 7 हाथ हट कर जमीन खोदना। एक हांडी निकलेगी, उसी में उसकी ताली है। उसे लाकर उस तहखाने का ताला खोलना। सीढ़ियाँ दिखलाई पड़ेंगी, उसी रास्ते से उतरना। भीतर से वह तहखाना बहुत अंधेरा और धुएं से भरा हुआ होगा। खबरदार कोई रोशनी मत करना, क्योंकि आग या मशाल के लगने ही से वह धुआं बल उठेगा, जिससे बड़ा उपद्रव होगा और तुम लोगों की जान ना बचेगी। मुंह पर कपड़ा लपेटकर उस तहखाने में उतरना। टटोलते हुए जिधर रास्ता मिले जल्दी जल्दी चले जाना, जिसमें नाक के रास्ते धुआं दिमाग में न चढ़ने पावे। थोड़ी ही दूर जाकर एक चमकती कोठड़ी मिलेगी, जिसमें की कुल चीज़ें दिखाई पड़ती होंगी। तमाम कोठड़ी में नीचे से ऊपर तक तार लगे होंगे।
बहुत खोज करने की कोई ज़रूरत नहीं, तलवार से जल्दी जल्दी उन तारों को काटकर बाहर निकल आना। इतना पढ़कर कुमार ने छोड़ दिया। लिखे बमुजिब बाग के बीचों बीच वाले फव्वारे से 7 हाथ पूरब हटकर जमीन खोदी। हांडी निकली, उसमें से ताली निकालकर तहखाने का मुंह खोला। देवी सिंह ने कहा, अब अपने मुंह पर कपड़ा लपेटते जाओ। तिलिस्म क्या है, जान जोखिम है। रोशनी मत करो, अंधेरे में टटोलते चलो। आंख रहते अंधे बनो और जल्दी जल्दी चलो, दिमाग में धुआं भी ना चढ़ने पावे। देवी सिंह की बात सुनकर कुमार हंस पड़े। सबों ने मुंह पर कपड़े लपेटे और अंदर घुसकर चमकती हुई कोठड़ी में पहुंचे। जहां तक हो सका जल्दी जल्दी उन तारों को काटकर तहखाने के बाहर निकल आए। मुंह पर तो कपड़ा लपेटे हुए थे, तिस पर भी थोड़ा बहुत धुआं दिमाग में चढ़ ही गया, जिससे सबों की तबीयत खराब गई। तहखाने के बाहर निकलकर 2 घंटे तक चारों आदमी बेसुध पड़े रहे। जब होशो हवास ठिकाने हुए तब तेज सिंह ने जोशी जी से पूछा, अब दिन कितना बाकी है? उन्होंने जवाब दिया, अभी 4 घंटे बाकी है। कुमार ने कहा, अब कोई काम करने का वक्त नहीं रहा, 1 घंटे में क्या हो सकता है? जोशी जी की भी यही राय ठहरी। आखिर चारों आदमी बाग से बाहर रवाना हुए और कोठड़ी तथा तहखाने के रास्ते हो कर खंडर के दालान में आए। पहले की तरह चट्टान को तहखाने के मुंह पर रख ताला बंद किया और खंडर के बाहर होकर अपने खेमे में चले गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद कुमार के जी में आया कि जरा जंगल में इधर उधर घूमकर हवा खानी चाहिए। तेज सिंह से कहा, वह भी इस बात पर मुस्तैद हो गए। आखिर तीनों अय्यारों को साथ लेकर लश्कर के बाहर हुए। कुमार घोड़े पर और तीनों अय्यार पैदल थे। कुमार धीरे धीरे जा रहे थे। कोस भर के करीब गए होंगे कि एक मोटे से साकू के पेड़ पर कुछ लिखा हुआ एक कागज चपका नजर पड़ा। तेज सिंह ने कहा, देखो वह कैसा कागज चिपका है और क्या लिखा है। यह सुन देवी सिंह ने उस पेड़ के पास जाकर कागज पढ़ा। यह लिखा हुआ था, क्यों, अब तुमको मालूम हुआ कि मैं कैसी आफत हूँ? कहती थी कि मुझसे शादी कर लो तो 1 घंटे में तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता से मिलने की तरकीब बता दूं, लेकिन तुमने ना माना। आखिर मैंने भी गुस्से में आकर महाराज शिवदत्त को छुड़ा दिया। अब क्या इरादा है, शादी करोगे या नहीं? अगर मंजूर हो तो जवाब लिखकर इसी पेड़ से चिपका दो, मैं तुरंत तुम्हारे पास चली आऊँगी। और अगर नामंजूर हो तो साफ जवाब दे दो। अब की दफ़े मैं चंद्रकांता और चपला को जान से मार कलेजा ठंडा करूँगी। मुझे तिलिस्म में जाते कितनी देर लगती है? दिन में 13 दफ़े जाऊं और आऊं। अपनी भलाई और मेरी जवानी की तरफ ख्याल करो। मेरे सामने तुम्हारे अय्यारों की अय्यारी कुछ न चलेगी। उस दिन देवी सिंह ने मेरा पीछा किया था, मगर क्या कर सके। मानो मानो मानो, जिद मत करो। मेरे ही कहने से शिवदत्त तुम्हारा दोस्त बना है। अब भी समझ जाओ, तुम्हारी सूरजमुखी। इसे पढ़ देवी सिंह के हाथ के इशारे से सबों को अपने पास बुलाया और कहा, आप लोग भी इसे पढ़ लीजिए। आखिर में सूरजमुखी पढ़कर सबों को हंसी आ गई। कुमार ने कहा, देखो चुड़ैल ने अपना नाम कैसे मजे का लिखा है। तेज सिंह ने जोशी जी से कहा, देखिए यह सब क्या लिखा है। जोशी जी ने जवाब दिया, चाहे जो भी हो, मगर मैं भी ठीक कह देता हूं कि वह चुड़ैल कुमार का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस लिखावट की तरफ ख्याल न कीजिए। कुमार ने कहा, आपका कहना ठीक है, मगर वह जो कहती है उसे कर दिखाती है। इतना कह कुमार आगे बढ़े। घूमते समय कई पेड़ों पर इसी तरह के लिखे हुए कागज चिपके दिखाई पड़े। जोशी जी के कहने से कुमार की तबीयत ना भरी। उदास हो अपने लश्कर में लौट आए और तीनों अय्यारों के साथ अपने खेमे में चले गए। थोड़ी देर उसी सूरजमुखी की बातचीत होती रही। पहर रात गई होगी जब तेज सिंह ने कुमार से कहा, हम लोग इस वक्त बालादेवी को जाते हैं, शायद कोई नई बात नज़र पड़ जाए। कहकर तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी कुमार को विदा हो गश्त लगाने चले गए। कुमार भी कुछ भोजन करके पलंग पर जा लेटे। नींद काहे को आती थी। पड़े पड़े कुमारी चंद्रकांता की बेबसी, बनकन्या की चाह और बुढ़ी चुड़ैल की शैतानी को सोचते सोचते आधी रात से भी ज़्यादा गुजर गई। इतने में खेमे के अंदर किसी के आने की आहट मिली। दरवाजे की तरफ देखा तो तेज सिंह नजर पड़े। बोले, कहो तेज सिंह, कोई नई खबर लाए क्या? तेज सिंह, हाँ, एक बढ़िया चीज हाथ लगी है। कुमार, क्या, कहाँ है, देखूं? तेज सिंह, खेमे के बाहर चलिए तो दिखाऊं। कुमार, चलो। कुंवर वीरेंद्र सिंह तेज सिंह के पीछे पीछे खेमे के बाहर हुए।
देखा कुछ दूर पर रोशनी हो रही है और बहुत से आदमी इकट्ठे हैं। पूछा, यह भीड़ कैसी है? तेज सिंह ने कहा, चलिए देखिए, बड़ी खुशी की बात है। कुमार के पास पहुंचते ही भीड़ हटा दी गई। कई मशाल जल रहे थे, जिनकी रोशनी में कुमार ने देखा कि क्रूर सिंह की खून से भरी हुई लाश पड़ी है। कलेजे में एक खंजर घुसा हुआ अभी तक मौजूद है। कुमार ने तेज सिंह से कहा, क्यों तेज सिंह, आखिर तुमने इसको मार डाला? तेज सिंह, भला हम लोग एकाएक इस तरह किसी को मारते हैं? कुमार, तो फिर किसने मारा? तेज सिंह, मैं क्या जानूं। कुमार, फिर लाश को कहाँ से लाए? तेज सिंह, बालादवी करते यानी गश्त लगाते हम लोग इस तिलिस्मी खंडर के पिछवाड़े चले गए। दूर से देखा कि 3-4 आदमी खड़े हैं। जब तक हम लोग पास जाएं वे सब भाग गए। देखा तो क्रूर सिंह की लाश पड़ी थी। तब देवी सिंह को भेज यहाँ से डोली और कहार मंगवाए और इस लाश को ज्यों का त्यों उठवा लाए। अभी मरा नहीं है, बदन गर्भ है मगर बचेगा नहीं। कुमार, बड़े ताज्जुब की बात है, इसे किसने मारा? अच्छा, वह खंजर तो निकालो जो इसके कलेजे में घुसा हुआ है। तेज सिंह ने खंजर निकाला और पानी से धोकर कुमार के पास लाए। मशाल की रोशनी में उसके कब्जे पर निगाह ही की तो कुछ खुदा हुआ मालूम पड़ा। खूब गौर करके देखा तो बारीक हरफों में चपला का नाम खुदा हुआ था। तेज सिंह ने ताज्जुब से कहा, देखिए, इस पर तो चपला का नाम खुदा है और इस खंजर को मैं बखूबी पहचानता भी हूँ। यह बराबर चपला की कमर में बंधा रहता था, मगर फिर यहाँ कैसे आया? क्या चपला ही ने इसे मारा है? देवी सिंह, चपला बेचारी तो खो में कुमारी चंद्रकांता के पास बैठी होगी, जहाँ चिराग भी न जलता होगा। कुमार, तो वहाँ से इस खंजर को कौन लाया? तेज सिंह, इसे सिवाय यह भी सोचना चाहिए कि क्रूर सिंह यहाँ क्यों आया। यह तो महाराज शिवदत्त के साथ था और उनका दीवान ही आया हुआ है, जो कहता है कि महाराज अब आपसे दुश्मनी नहीं करेंगे। कुमार, किसी को भेजकर महाराज शिवदत्त के दीवान को बुलवाओ। तेज सिंह ने देवी सिंह को कहा कि तुम जाकर बुला लाओ। देवी सिंह गए, उन्हें नींद से उठाकर कुमार का संदेशा दिया। वे बेचारे भी घबराए हुए जल्दी जल्दी कुमार के पास आए। फतेह सिंह भी उसी जगह पहुंचे। दीवान साहब क्रूर सिंह की लाश को देखते ही बोले, बस, यह बदमाश तो अपनी सजा को पहुंच चुका, मगर इसके साथी अहमद और नासिम बाकी हैं। उनकी भी यही गति होती तो कलेजा ठंडा होता। कुमार ने पूछा, क्या यह आपके यहाँ अब नहीं है? दीवान साहब ने जवाब दिया, नहीं। जिस रोज़ महाराज तहखाने से छूटकर आए, हुक्म दिया कि हमारे यहाँ का कोई भी कुमार के साथ दुश्मनी का ख्याल ना रखे। उसी वक्त क्रूर सिंह अपने बाल बच्चों और नाजिम तथा अहमद को साथ लेकर चुनार से भाग गया। पीछे महाराज ने खोज भी कराई मगर कुछ पता न लगा। देखते देखते क्रूर सिंह ने 3-4 दफ़े हिचकी ली और दम तोड़ दिया। कुमार ने तेज सिंह से कहा, अब यह मर गया, इसको ठिकाने पहुंचाओ और इस खंजर को तुम अपने पास रखो, सुबह देखा जाएगा। तेज सिंह ने क्रूर सिंह की लाश को उठवा दिया और अपने खेमे में गए। 10वां बयान। सुबह को कुमार ने स्नान पूजा से छुट्टी पाकर तिलिस्म तोड़ने का इरादा किया और तीनों अय्यारों को साथ ले तिलिस्म में घुसे। कल की तरह तहखाने और कोठड़ियों में से होते हुए उसी बाग में पहुंचे। स्याह पत्थर के दालान में बैठ गए और तिलिस्मी किताब खोलकर पढ़ने लगे। यह लिखा हुआ था, जब तुम तहखाने में उतर धुएं से जो उसके अंदर भरा होगा दिमाग को बचाकर तारों को काट डालोगे, तब उसके थोड़ी ही देर बाद कल धुआं जाता रहेगा। स्याह पत्थर की बारादरी में संगमरमर के सिंहासन पर चौखुटे सुर्ख पत्थर पर कुछ लिखा हुआ तुमने देखा होगा। उसके छूने से बदन में सनसनाहट पैदा होती है, बल्कि उसे छूने वाला थोड़ी देर में बेहोश होकर गिर पड़ता है। मगर ये कुल बातें उन तारों के कटने से जाती रहेंगी, क्योंकि अंदर अंदर यह तहखाना उसी बारादरी के नीचे तक चला गया है और उसी सिंहासन से उन तारों का लगाव है जो नीचे मसालों और दवाइयों में घुसे हुए हैं। दूसरे दिन फिर उसी धुएं वाले तहखाने में जाना। धुआं बिल्कुल ना पाओगे। मशाल जला लेना और बेखौफ जाकर देखना कि कितनी दौलत तुम्हारे वास्ते वहाँ रखी हुई है। सब बाहर निकाल लो और जहाँ मुनासिब समझो रखो। जब तक बिल्कुल दौलत इस तहखाने में से ना निकल जाए, तब तक दूसरा काम तिलिस्म का मत करो। स्याह बारादरी में संगमरमर के सिंहासन पर जो चौखुटा सुर्ख पत्थर रखा है, उसको भी ले जाओ। असल में वह एक छोटा सा संदूक है, जिसके भीतर बहुत सी नायाब चीज़ें हैं। उसकी ताली इसी तिलिस्म में तुम्हें मिलेगी। कुमार ने इन सब बातों को फिर दोहरा के पढ़ा। बाद उसके उस धुएं वाले तहखाने में जाने को तैयार हुए। तेज सिंह, देवी सिंह और जोशी जी तीनों ने मशाल बाल ली
और कुमार के साथ उस तहखाने में उतरे। अंदर ही अंदर उसी कोठड़ी में गए जिसमें बहुत सी तारें काटी थीं। इस वक्त रोशनी से मालूम हुआ कि तारें कटी हुई इधर उधर फैल रही हैं। कोठड़ी खूब लंबी चौड़ी है और सैकड़ों लोहे और चांदी के बड़े बड़े संदूक चारों तरफ पड़े हैं। एक तरफ दीवार में खूंटी के साथ तालियों का गुच्छा भी लटक रहा है। कुमार ने उस ताली के गुच्छे को उतार लिया। मालूम हुआ कि इन्हीं संदूकों की ये तालियां हैं। एक संदूक को खोल कर देखा तो हीरे के जड़ाऊ जनाने जेवरों से भरा पाया। तुरंत बंद कर दिया और दूसरे संदूक को खोला। कीमती हीरों से जड़ी नायाब कब्जों की तलवारों और खंजरें नजर पड़ीं। कुमार ने उसे भी बंद कर दिया और बहुत खुश होकर तेज सिंह से कहा, बेशक इस कोठड़ी में बड़ा भारी खजाना है। अब इसको यहाँ खोलकर देखने की कोई ज़रूरत नहीं। इन सब संदूकों को बाहर निकलवाओ। एक एक करके देखते और नौगढ़ भिजवाते जाएंगे। जहाँ तक हो जल्दी इन सबों को उठवाना चाहिए। तेज सिंह ने जवाब दिया, चाहे कितनी ही जल्दी की जाए मगर 10 रोज से कम में इन सब संदूकों को यहाँ से निकालना मुश्किल है। अगर आप एक एक को देखकर नौगढ़ भेजने लगेंगे तो बहुत दिन लग जाएंगे और तिलिस्म तोड़ने का काम अटका रहेगा। इससे मेरी समझ में यह बेहतर है कि इन संदूकों को बिना देखे ज्यों का त्यों नौगढ़ भिजवा दिया जाए। जब सब कामों से छुट्टी मिलेगी खोलकर देख लिया जाएगा। ऐसा करने से किसी को मालूम भी ना होगा कि इसमें क्या निकला और दुश्मनों की आंख भी ना पड़ेगी। ना मालूम कितनी दौलत इसमें भरी हुई है जिसकी हिफाजत के लिए इतना बड़ा तिलिस्म बनाया गया। इस राय को कुमार ने पसंद किया और देवी सिंह और जोशी जी ने भी कहा कि ऐसा ही होना चाहिए। चारों आदमी उस तहखाने के बाहर हुए और उसी मामूली रास्ते से खंडर के दालान में आकर पत्थर की चट्टान से ऊपर वाले तहखाने का मुंह ढांप तिलिस्मी ताली से बंद कर खंडर से बाहर वो अपने खेमे में चले आए। आज ये लोग बहुत जल्दी तिलिस्म से बाहर हुए। अभी कल दोपहर दिन चढ़ा था। कुमार ने तिलिस्म की और खजाने की तालियों का गुच्छा तेज सिंह के हवाले किया और कहा कि अब तुम उन संदूकों को निकलवा कर नौगढ़ भिजवाने का इंतज़ाम करो। तो मित्रों, इस प्रकार चंद्रकांता की कहानी का 5वां भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताएं। इस अद्भुत कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि सभी को पता चले कि हमारे देश में इस तरह के राइटर हुए हैं जिन्होंने इतनी बढ़िया कहानी भी लिखी है, विदेशों से भी बढ़िया कहानी। धन्यवाद।